हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा सक्सेस पॉइंट में। अभी तक हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जितने भी आईएमपी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरे चैप्टर के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। हमारा तीसरा चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिक होता क्या है, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन करना। और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस टाइम हमारा क्या है, जो कपड़े पहनने का तरीका होता है वो कुछ और होता है। जब हम ऑफिस वगैरह में रहते हैं तब कपड़े पहनने का तरीका हमारा कुछ और होता है। यदि हम घर पे रहते हैं तो उसमें कपड़े पहनने का हमारा तरीका कुछ और रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं और इसी को बोला जाता है हमारा कौशल संचार। कौशल संचार का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, काइजन। काइजन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर काइजन जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है और इसका अर्थ होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो इसका हमारा सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन एक्सक्यूज मी आई वुड। फिर दिया है खालिस्तान। तो यहाँ पर जब भी क्या चलता है, कोई भी डिस्कशन चलता है और उस टाइम बीच में जाके कोई भी एक्सक्यूज मी बोलेगा तो वहाँ पर क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरप्टिंग। ये हमारा ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। बिना बोले सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो जब भी हम बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मौखिक बोलते हैं। और जब हम लिखित में किसी चीज को किसी सूचना को भेजते हैं कहीं पर भी तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं। लिखित माध्यम से किसी से कम्युनिकेशन करना क्या कहलाता है? हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, डेडिकेशन ऑफ टू पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। तो यहाँ पर किसी विशेष कार्य के प्रति यदि अपना समर्पण रहता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता। हमें किसी कार्य के प्रति क्या होना चाहिए? प्रतिबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, एक्सपेंशन ऑफ एमएस। मतलब यहाँ पर एमएस का विस्तारक रूप क्या होता है? जो अपन मोबाइल में मैसेज वगैरह करते हैं वही एसएमएस की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6वें में पूछा गया है, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर। मतलब स्मार्ट एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द में एस का मतलब पूछा गया है कि एस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर एस का मतलब होता है हमारा स्पेसिफिक। आप इस स्मार्ट का फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई से भी वर्ड से आपसे यहाँ पर इसका अर्थ पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर होता है हमारा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट का। किसी भी शब्द का यहाँ पर किसी भी लेटर का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, गेस्चर बिटिंग नेल्स शोज। मतलब हाव भाव के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति कोई इंटरव्यू ले रहा है और वो नाखून वगैरह खा रहा है, बैठा है, तो उससे क्या पता चलेगा? उसकी अनसिक्योरिटी के बारे में पता चलेगा। मतलब वो डरा हुआ है, उसे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है, गेस्चर, यहाँ पर भी हाव भाव के बारे में पूछा है, होता है ब्रिक्स एंड इरेक्ट्स वॉकिंग। मतलब तेज और सीधा चलना क्या होता है, क्या दिखाता है? देखो, जब भी कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट में रहता है तो वो क्या है, बिल्कुल सीना ताने खड़ा रहता है, बोलता है भैया मैं हूं, तो मतलब मुझसे सब कुछ बन जाएगा, आप कुछ भी पूछ लीजिए। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या होना चाहिए व्यक्ति के अंदर? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उससे अपन कुछ भी पूछें वो बताने के लिए क्या रहता है? तत्पर रहता है। तो इसी को बोला जाता है कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? अपना ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 10वां है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो लक्ष्य अपन जब भी रिज्यूमे वगैरह लिखते हैं तो वहां पर अपने गोल्स लिखते हैं कि हमारे गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं,
अभी हम नॉर्मल क्या चाहते हैं, फिर बाद में हम क्या बनना चाहते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, गोल्स बोलते हैं। और इसका ये गोल्स होते हैं हमारे दो, पहला होता है शॉर्ट टाइम गोल्स और सेकंड होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स। इसलिए इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, 11वें में दिया है गोल्स आर क्लासिफाइड। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, टेक्निकल टीम ने शायद कुछ गलत कर दिया, इस वजह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये यहाँ पर बी भी डबल से आ गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। इसलिए इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। जब हम किसी व्यक्ति से फेस टू फेस बात करते हैं तो उसके द्वारा बताई गई चीजें कितनी हमारे अंदर हमारे दिमाग में रह पाती हैं, वो चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति की लगभग 55% चीजों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एक बार में सारी की सारी चीजें हमको याद नहीं होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक प्रेरणा है। यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा के बारे में पूछा गया है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है, आंतरिक प्रेरणा हमारी दीर्घकालिक होती है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है इसके बाद हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लिस्टिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू ड्राइव प्लीजर कम्स अंडर। केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। देखो, यदि हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और हमारा कहीं मन नहीं लगता है, तो कोई म्यूजिक सुनता है, कोई वीडियोस वगैरह देखता है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जब सॉन्ग सुनते हैं तो उसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्रिसिएट लिस्टिंग, मतलब सराहनीय प्रशंसनात्मक सुनना। और क्वेश्चन नंबर 15 है मोटिवेशनल इज कैटेगराइज इनटू। तो मोटिवेशनल मतलब प्रेरणा को कितनी कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर प्रेरणा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कम्स अंडर। शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जब भी आप देखते हैं कहीं ट्रैफिक वगैरह रहता है बहुत ज़्यादा, तो अपना क्या होता है, हेडेक, सिर दर्द करने लगता है, या फिर हमको अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन लगने लगता है, या फिर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हमको क्या होता है, गर्मी में पसीना वगैरह आने लगता है, तो हम क्या कहीं कूलर चलाते हैं, कहीं पंखे चलाते हैं। और एक और क्या हो गया हमारा ठंड, जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो क्या है, कांपने लगते हैं ना। तो ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड रहती हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यदि ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये पर्यावरण क्या है, एनवायरमेंट बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। जब हम बोलते हैं तो जब हमारी आवाज का जो स्वर है वो उठता है और क्या होता है, गिरता है। इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंड एंडेवर्स इज कॉल्ड। मानव प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन को कहा जाता है। मतलब मानव जो प्रयास करता है उसमें जो सही और गलत होते हैं उसका जो निर्णय लेता है वो उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो उसको हम बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स मतलब उसके विचार क्या है, वो क्या सोचता है उसके विषय में, कि हमको किस प्रकार से हमारे प्रयासों को सही करना चाहिए। यदि हमने कुछ गलत कर दिया तो उसको हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं, ये सब चीजें इसी को बोला जाता है एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने में क्या कमी है। तो देखते हैं, हम इसके ऑप्शन देखने पड़ेंगे सारे। तो दिया है पहला बुल्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाना। इसमें कमी की पूछी गई, क्या कमी हो सकती है, तो ये हमारा क्या आत्मविश्वास बनाना, ये तो आंसर हमारा सही है। फिर दिया है डेवलप्स लिस्टिंग स्किल, मतलब सुनने में क्या होना चाहिए, कौशल विकसित होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अगला दिया है ऑप्शन नंबर डी डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो डेवलप मतलब जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक नहीं होगा। यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस।
समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो आगे क्या आना चाहिए, जब देखो समस्या होती है तो समस्या का समाधान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हम जो भी समस्या रहती है उसमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा होगा वो देखते हैं। पहला दिया है लुक फॉर अल्टरनेटिव, ये नहीं हो सकता है। फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है रूट केस एनालिसिस, ये भी नहीं हो सकता है। फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्याओं को पहचानना। और ऑप्शन नंबर डी दिया है इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन। तो समस्याओं से निपटने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट हमको करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है विच फैक्टर हेल्प टू मोटिव पीपल, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। अब यहाँ पर मदद करने की बात हो रही है, कौन सी कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए जिससे लोग क्या होंगे, प्रेरित होंगे। तो अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया है लेक ऑफ फोकस, ध्यान की कमी। तो क्या हम लोगों को प्रेरित करने के लिए ध्यान में कमी करना चाहिए, नहीं, ये क्वेश्चन इसका गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी दिया है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। फिर अगला दिया है लेक ऑफ डायरेक्शन, दिशा की कमी, मतलब हमारे अंदर दिशा की कमी होना चाहिए, हम गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर अगला दिया है लेक ऑफ नर्वसनेस, मतलब घबराहट की कमी। तो लोगों को प्रेरित करने के लिए हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए, हमको किसी से डरना चाहिए। जब भी देखो हम भाषण वगैरह देते हैं, यदि हम घबराएंगे तो क्या लोग हमारे भाषण से प्रेरित होंगे, नहीं होंगे। इसलिए हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए, घबराहट की कमी नहीं होना चाहिए। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन में दिया हुआ है विच वन इज 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में 3P का कौन सा है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 3P का अर्थ क्या है, 3P जो दिए हैं उनका अर्थ क्या है। तो देखो पब्लिक स्पीकिंग, जब भी हम पब्लिक में मतलब स्पीच देते हैं, स्पीच देना, जैसे कि कोई भाषण दे रहा है, कोई नेता है वो भाषण देता है, तो पहले क्या करेगा, स्पीच को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद क्या करेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, और प्रैक्टिस करने के बाद क्या करेगा, उसमें इंप्लीमेंट करेगा, है ना, इंप्लीमेंट करेगा या परफॉर्म करेगा उस पर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले क्या है, जब हम पब्लिक स्पीच देते हैं, स्पीकिंग में पब्लिक में बोलते हैं, तो हमको उसके लिए क्या है, प्रिपेयर होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए उसकी हमारे पास में, और क्या फिर उसके बाद हम उसकी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विच वन इज अ डज फॉर इंटरव्यू एटीट्यूड, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है नर्वसनेस, और दूसरा ऑप्शन दिया है इनफॉर्मल ड्रेस, तीसरा दिया है क्लेम अप्रोच, और चौथा दिया है एक्सेसिव गेस्चर। अब यहाँ पर पूछा गया क्या करना चाहिए हमको। तो पहला क्या है, घबराहट, जब हम क्या है इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे अंदर क्या घबराहट होना चाहिए, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा इसका। फिर ऑप्शन इसका बी देखते हैं, बी में दिया है इनफॉर्मल ड्रेस, क्या हमको इनफॉर्मल ड्रेस पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू में, नहीं, हम कौन सी ड्रेस पहन के जाते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी में दिया है एक्सेसिव गेस्चर, मतलब अत्यधिक हाव भाव, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या हमारे हाव भाव ज्यादा होना चाहिए, मतलब हमारे अंदर क्या ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा इसका सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी क्लेम अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर हमको किसका, क्लेम अप्रोच यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा शिष्टाचार के लिए, मतलब नया तरीका हमको यूज करना चाहिए। अगला है विच वन इज अ डोंट इन इंटरव्यू एटीट्यूड, साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर जब हम साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे अंदर क्या गुण नहीं होना चाहिए। अब पहला देखते हैं, यहाँ पर दिया है बी कॉन्फिडेंट। अब हमारे अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तो ये तो सही बात है, ये होना चाहिए। और अगला दिया है ड्रेस एप्रोप्रिएट, मतलब ड्रेस हमको प्रॉपर पहनना चाहिए, प्रॉपर मतलब उचित रूप से, जैसे फॉर्मल ड्रेस होती है वो, तो ये भी नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। फिर अगला दिया है प्रॉपर आई कांटेक्ट, जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है उससे हमारा क्या रहना चाहिए, हमेशा आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए, जब हम उससे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब जब भी उसके क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। और अगला दिया है लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट अ जॉब, अगला दिया है कि क्या है, हमको झूठ बोलना चाहिए, अपनी जॉब प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा साक्षात्कार शिक्षा का नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए यदि हम साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो, ए बी और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है विच वन इज अ बैरियर टू स्पीक, बोलने में कौन बाधा है। पहला ऑप्शन दिया है, देखो बोलने में क्या बाधा हो सकती है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको क्या होती है, घबराहट होती है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इसका सही आंसर हो सकता है। पहला दिया है पुअर लिसनिंग, खराब सुनना, ये नहीं हो सकता है। फिर दिया है लेक ऑफ टाइम, समय की कमी, ये भी नहीं हो सकता है। फिर दिया है नर्वसनेस, देखिए यहाँ पर मिल गया है नर्वसनेस, तो सी सही हो जाएगा।
नर्वसनेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है विच वन इज अ डज इन इंटरव्यू एटिट्यूड, कौन सा एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखो शिष्टाचार पूछा गया है, कौन सा साक्षात्कार में शिष्टाचार है। पहली बात देखते हैं हम यहाँ पर, बहुत लापरवाही से परेशान, मतलब सॉरी ड्रेस टू कैजुअल, है ना, मतलब ड्रेस हमारी कैसी होनी चाहिए, लापरवाही तरीके से पहनना चाहिए, नहीं। फिर अगला दिया है लाई अबाउट एबिलिटी टू गेट जॉब, नौकरी पाने के लिए क्या होना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए हमको, नहीं। फिर अगला दिया है बी कॉन्फिडेंट, अपने आप में क्या होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया है टू एक्सेसिव इन गेस्चर, बहुत अधिक हाव भाव। तो देखो जब भी हम साक्षात्कार देने जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन, कौन सा अच्छा संचार है। अब अच्छे संचार के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो जब हम बोलते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसको हमारी आवाज़ सही से समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तो ये हो सकता है इसका। फिर अगला देखते हैं मैसेज इज एम्बिग्यूअस, मैसेज संदेश कैसा होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। फिर दिया है सेंडर अटैक्स रिसीवर, प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला होना चाहिए, ये भी इसका नहीं हो सकता है। फिर अगला देखते हैं क्या दिया है, रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर, प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता है, तो इसका ये आंसर भी सही नहीं होगा। क्या है, गुड कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड डायरेक्ट होना चाहिए, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28वां दिया है विच वन इज एन ईमेल एटिट्यूड, जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल हमारा कैसा होना चाहिए, जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं कैसे भेजते हैं, शॉर्ट में भेजते हैं या बहुत लॉन्ग डिस्क्रिप्ट पूरा कर देते हैं, पूरा क्या डिस्क्रिप्शन कर देते हैं उसमें किसी भी चीज़ का, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या है शॉर्ट में मेल को भेजते हैं, इसलिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कीप मेल शॉर्ट। मेल को हमेशा कैसे रखा जाता है, शॉर्ट रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 है विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, रिपीट नहीं हुआ है। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। पहला दिया है मैसेज इज एम्बिग्यूअस, संदेश अस्पष्ट होना चाहिए। फिर दिया है सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। फिर अगला दिया है ऑप्शन नंबर सी, रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर, प्राप्तकर्ता क्या है, प्रेषक की नहीं सुनता। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया है सेंडर अटैक्स रिसीवर, प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला। तो अब यहाँ पर पूछा एक अच्छा संचार माना जाता है, तो अच्छा संचार कौन सा माना जा सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर, संदेश अस्पष्ट होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता है। फिर अगला दिया है प्रेषक रिसीवर के प्रति क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, ये हो सकता है इसका। फिर अगला दिया है प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता, ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता। फिर दिया प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला, तो ये भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रेषक जो है सेंडर वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए रिसीवर के लिए। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है विच वन इज कंसिडर टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन, किसे खराब संचार माना जा सकता है। तो पहला दिया है मैसेज इज एम्बिग्यूअस, संदेश अस्पष्ट है। फिर दिया है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, मैसेज कैसा है, स्पष्ट है और सीधा है। फिर दिया है इसमें ऑप्शन नंबर सी, रिसीवर इज ओपन टू लिसन, रिसीवर सुनने में क्या है, खुला है। अगला दिया है डी ऑप्शन, सेंडर इज पॉजिटिव टू वर्ड्स रिसीवर, प्रेषक रिसीवर के प्रति क्या है, सकारात्मक है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, अच्छे संचार के बारे में पूछा गया है। तो अच्छा संचार क्या है हमारा, यहाँ पे मैसेज कैसा होना चाहिए, हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो सकता है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर खराब संचार के बारे में पूछा गया, अच्छे संचार के बारे में नहीं पूछा, कैसा खराब संचार कैसा होना चाहिए। तो खराब संचार क्या है हमारा, ये मैसेज कैसा होना है, अस्पष्ट मैसेज को हम क्या बोलेंगे, खराब संचार बोलेंगे। क्योंकि देखो जब भी हम किसी को मैसेज सही से नहीं देंगे, वो हमारे जो हमने जो उसको मैसेज किया है वो समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या वो कुछ कर पाएगा, ना समझ पाएगा उसके बारे में। इसलिए हमारा मैसेज कैसा, स्पष्ट नहीं होना चाहिए अच्छे संचार के लिए। इसलिए अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट टू ओरल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर पूछा गया है ओरल कम्युनिकेशन, तो ओरल कम्युनिकेशन का, ओरल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक संचार का लाभ नहीं है। अब यहाँ पर मौखिक की बात हो रही है, तो मौखिक में क्या नहीं हो सकता, देखो मौखिक जब अपन संचार करते हैं तो यह जल्दी हो जाता है, इट इज क्यूक, है ना, जब इंटरव्यू होते हैं अपने ऑनलाइन तो क्या हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। फिर इट इज फॉर रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड के लिए है, ये नहीं हो सकता। फिर अगला दिया है इट इज डायरेक्ट, ये क्या है, देखो जब हम मौखिक संचार करते हैं फेस टू फेस भी हो जाता है, डायरेक्ट रहता है, तो ये इसका आंसर सही है। जबकि यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक इज इमीडिएट, प्रतिक्रिया क्या है, तत्काल मिल जाती है।
तो यहाँ पर पूछा गया है लाभ नहीं है मौखिक संचार का, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा डी, यह रिकॉर्ड के लिए है। ठीक है, जो मौखिक संचार रहता है वो हमारा क्या करता है, जल्दी हो जाता है, प्रत्यक्ष है और प्रतिक्रिया तत्काल देता है, क्या नहीं करता है, रिकॉर्ड के लिए ये नहीं होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद यहाँ पर दिया है 33, सॉरी यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन रह गया है किसी वजह से, तो देखते हैं अपन 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए। यहाँ पर ट्रिपल ए लिसनिंग की बात हो रही है, तो ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर ट्रिपल ए का क्या क्या मीन होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। पहला दिया है एंजाइटी और दूसरा दिया है एटीट्यूड, दिया है फिर अटेंशन और फिर दिया है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर ट्रिपल ए का मतलब होता है एटीट्यूड और फिर होता है अटेंशन और फिर होता है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइटी। ये हमारा ट्रिपल ए का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, फिर सॉरी वहाँ नंबरिंग डालने में गलती हो गई है, अगला दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 33, इसको कर लेते हैं अपन 32। ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। अब आर्टिकल यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है, आप सभी लोगों को पता होगा है ना। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड दा को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। यहाँ पर इन क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आर्टिकल नहीं है, तो इन यहाँ पर आर्टिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस। कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। पहला दिया है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, फिर दिया है इंटीग्रिटी, अखंडता, फिर दिया है कॉन्फिडेंस, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अनएथिकल वर्क। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अनैतिक कार्य। ये हमारी सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है। बाकी सफलता प्राप्त करने के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला प्रतिबद्धता, दूसरा अखंडता और तीसरा आत्मविश्वास।